हाँ जी। तो अब आगे चलते हैं कोर्स में। सेकेंड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। ये चैप्टर काफी बड़ा है। ठीक है, काफी मतलब लिटरली काफी बड़ा है। तो इसको कवर करने के लिए लेक्चर्स तो बहुत सारे लगेंगे, और उस हिसाब से जो वेट है चैप्टर का, जो वेटेज है चैप्टर का, वो काफी कम है। एक बार देखते हैं इसमें कितना वेट है, चैप्टर का वेटेज कितना है। 4 मार्क्स का ही आएगा ये चैप्टर। 4 मार्क्स के हिसाब से ये चैप्टर जो है कम से कम 40 पेजेस का है। लेकिन इस चैप्टर को क्या समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे, जैसे इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, इसके अलावा हेज फंड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, राइट, बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है इसमें, और वो समझना काफी जरूरी है। अगर वो अपन ने नहीं समझी तो अपन को पूरा कोर्स ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मतलब क्या है कि आपकी जो बिल्डिंग की जो नींव होती है ना, ये सॉर्ट ऑफ नींव है चैप्टर। देखिए, नींव हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को जो है अपन टाइम देंगे, आराम आराम से समझेंगे। कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो इस चैप्टर में क्या करना, आप उसी टाइम पूछ लेना, राइट। बाकी मैं बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आखिरी में पूछेगा, लेकिन सेकंड चैप्टर में अगर कोई डाउट आता है तो आप उसी टाइम पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर वो आगे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है वाले चैप्टर के, अपन ये पहले देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या रहती है, सिक्योरिटी का मतलब क्या रहता है। जो जॉब्स वगैरह लगती है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ इक्विटी डेरिवेटिव डीलर्स, कहाँ लगती है? एसबीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज। ठीक है, इसके अलावा आपकी लगती है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। ये मेन मेन सिक्योरिटीज फर्म जो है, यहाँ पे आपकी जॉब लगती है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज एन इक्विटी डेरिवेटिव्स डीलर्स। तो यहाँ पे जो ये फर्म्स में जो आखिरी में सिक्योरिटी लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब रहता है? एक्सेस सिक्योरिटीज, आईडीवी सिक्योरिटीज भी है ना। तो आखिरी में जो सिक्योरिटी लिखा रहता है, उसका क्या मतलब रहता है? सिक्योरिटी मतलब कि वो वाली सिक्योरिटी नहीं, वॉचमैन वाली सिक्योरिटी नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी कैसी हो गई वो? इक्विटी। ठीक है, आपके बॉन्ड्स, ये एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब क्या, कैसा, क्या डेफिनेशन क्या हो गई सिक्योरिटी की? जो ऐसी चीज या ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपका ओनरशिप दिखाए, जो आपकी ओनरशिप दिखाए। ठीक है, जैसे इक्विटी जो है वो ओनरशिप दिखा रही है, बॉन्ड्स वो क्या दिखा रही है? इनडेटनेस, मतलब कि आपने कंपनी को उधार दिया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड्स वो दिखाती है इनडेटनेस। आप जो है कंपनी को जो अगर अपने बॉन्ड्स परचेज करें तो आप लेंडर हो, आपने कंपनी को जो है लोन दिया हुआ है। ये होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? इजीली एक्सचेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं, मेरे पास है सिक्योरिटी, मेरे पास सपोज रिलायंस है, रिलायंस का एक शेयर है जो, वो क्या सिक्योरिटी है क्या? बिल्कुल एक सिक्योरिटी है वो। ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो मेरी ओनरशिप दिखा रहा है रिलायंस में, और वो इजीली एक्सचेंज भी हो जाता है। रिलायंस का जो है, मैं शेयर किसी को भी बेच सकता हूँ क्या कल मार्केट खुलते से ही? बिल्कुल बेच सकता हूँ, इजीली बिक जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो ये इजीली एक्सचेंज भी हो जाती है सिक्योरिटीज। रिलायंस का बॉन्ड, क्या वो भी एक सिक्योरिटी है? बिल्कुल एक सिक्योरिटी वो भी। रिलायंस का बॉन्ड भी एक सिक्योरिटी है। वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाता है कि मैं बॉन्ड का ओनर हूँ। ठीक है, और मैं वो बॉन्ड बेच भी सकता हूँ, और वो दिखा भी रहा है बॉन्ड की मैंने कंपनी को जो है पैसा उधार दिया हुआ, इन डेटनेस। ठीक है, ये होता है सिक्योरिटी।
सिक्योरिटीज कौन कौन इशू कर सकता है? कॉर्पोरेट इशू कर सकती है, बिजनेस, ठीक है। स्टेट्स इशू कर सकती है, एमपी गवर्नमेंट, मुंबई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इशू कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो इशू कर ही सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट के आपने सुना होगा एसबीआई बैंक का शेयर है, आईओसी का शेयर लिस्टेड है, बीपीसीएल का शेयर लिस्टेड है, उसके अलावा आपका एचएएल लिस्टेड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिस्टेड है, इसके अलावा गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं। ये सब सिक्योरिटी है, मतलब गवर्नमेंट भी है सिक्योरिटी जो इशू करती है, राइट। अब सिक्योरिटी वाले पार्ट में क्या होता है, सिक्योरिटी जब इशू होता है ना तो प्राइमरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी इशू होती है, यानी कि जब इशूअर आके, ठीक है, कोई कंपनी आके, गवर्नमेंट आके पहली बार जब सिक्योरिटी ला रही है मार्केट में और पहली बार जो पैसा रेज कर रही है, ये रेजिंग मनी, वो प्राइमरी मार्केट में करती है। जैसे आईपीओ वगैरह जो आते हैं, अभी हाल फिलहाल में लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला है 70,000 करोड़ रुपीज की वैल्यूएशन। तो एक कंपनी आ रही है मार्केट में, शेयर इशू कर रही है, तो जब ये पहली बार शेयर इशू कर रही है तो प्राइमरी मार्केट में कर रही है। अब इसके बाद में क्या हुआ, किसी को सपोज शेयर्स मिल गए, आईपीओ में अलॉटमेंट आ गया, उसको शेयर्स मिल गए, गॉट द शेयर्स। मैंने सपोज लेंसकार्ट के आईपीओ में अप्लाई करा था प्राइमरी मार्केट में, मुझे शेयर्स मिल गए। अब मेरी इच्छा है कि यार मैं उसको बेच दूं, एक बार एग्जिट कर लूं, तो वो जो एग्जिट जो होंगे ना शेयर्स, वो सेकेंडरी मार्केट में होंगे। यानी कि एक बार जब पहली बार इशू होते हैं शेयर्स तो प्राइमरी मार्केट में होते हैं, जब आईपीओ वगैरह आता है, ठीक है। और जो अब क्या हुआ कि सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उसको अपने शेयर्स बेचना है किसी दूसरे को, उसको पैसों की जरूरत है, तो वो बेच सकता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। ये होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब क्या होता है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। आज मैं लेंसकार्ट के शेयर खरीदने के लिए क्यों रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही वो लेंसकार्ट लिस्ट होगा मार्केट में, मैं उसको बेच सकता हूँ, उसके शेयर्स जो है बेच सकता हूँ। अगर मुझे रहता, अगर उसमें कुछ लॉक इन लगा दिया जाता, सपोज 20 साल का लॉक इन है, अगर एक बार मैंने लेंसकार्ट में अप्लाई कर लिया, उसके शेयर्स मिल गए, मैं उसको 20 साल तक बेच ही ना पाऊंगा, बेच ही नहीं पाऊंगा, तो क्या मैं उसमें इतना कीन होता है इन्वेस्ट करने की? नहीं होता, मैं उसको बेच ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। मेरे को अगर मेरा दोबारा पैसा वापस रेज करना है शेयर्स बेच कर, तो मैं उसको बेच ही नहीं पाऊंगा, तो एक इशू आ जाएगा। तो क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट जो है, मतलब सेकेंडरी मार्केट जो है, सेकेंडरी मार्केट जो है प्राइमरी मार्केट के लिए काफी जरूरी है। जब एक इन्वेस्टर को पता होता है कि यार मैं अपने शेयर्स जो है मेरे पास में पड़े हैं, जो बॉन्ड्स पड़े हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पड़ी है, मैं उसको कभी भी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता हूँ और अपना पैसा रेज कर सकता हूँ। तो वो जाके इंटरेस्टेड होता है कि मैं पहली बार जो मार्केट में शेयर आ रहा है प्राइमरी मार्केट में, तभी मैं उसको लूंगा। अगर मुझे पता लग गया कि प्राइमरी मार्केट में शेयर आ रहा है और मैं उसको बेच ही नहीं पाऊंगा, बॉन्ड जो मेरे पास में आ रहा है मैं उसको कभी बेच ही नहीं पाऊंगा, तो वो इंटरेस्टेड कम रहता है इन्वेस्ट करने की, ठीक है। तो अगर प्राइमरी मार्केट अच्छा करना है आपको किसी भी कंट्री का, तो आपको सेकेंडरी मार्केट अच्छा करना पड़ेगा। सेकेंडरी मार्केट अच्छा कैसे होगा? सेकेंडरी मार्केट अच्छा कब होगा? जब मार्केट में लिक्विडिटी हो जाएगी, जब मार्केट में लिक्विडिटी होगी। अच्छा कब होगा? जब मार्केट में लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी मतलब जब बायर एंड सेलर जो अपने ट्रांजेक्शन इजीली कर पाएंगे। एक बायर को एक सेलर ढूंढने में जो है प्रॉब्लम नहीं आ रही, और एक सेलर को एक बायर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। अगर 1,000 रुपए का कोई शेयर है और 1,000 रुपए 20 पैसे पे, 1,000 रुपए बायर है और 1,000 रुपए 20 पैसे पे सेलर है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या इजीली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बस 20 पैसे का जो डिफरेंस है, दोनों को नेगोशिएट करना है 20 पैसे के लिए, तो वो ट्रांजेक्शन इजीली हो सकता है। ये जो शेयर हो गया वो लिक्विड हो गया,
ऑन द अदर हैंड अगर बायर जो है वो 1000 रुपए पे और सेलर जो है वो 1090 रुपए पे, यानी कि 90 रुपए का डिफरेंस है। तो ये वाला शेयर क्या हो गया, थोड़ा इलिक्विड हो गया। इसमें जो नेगोशिएशन बैठेगा वो ज्यादा का बैठेगा, ठीक है। वहां पे 20 पैसे का सिर्फ डिफरेंशिएशन करना था लोगों को, इन दोनों को, बायर और सेलर को। यहाँ पे 90 रुपए का जो है डिफरेंस अपना नेगोशिएशन करना है। डिफरेंस जो है 90 रुपए का है, तो 90 रुपए पे नेगोशिएशन होगा, तो ये जो थोड़ा इलिक्विड है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट की क्वालिटी कैसी दिखी जाएगी कि सेकेंडरी मार्केट लिक्विड कहता है। बायर एंड सेलर कितना, जितना ज्यादा बायर एंड सेलर, जितना ज्यादा जो दोनों के बीच में जो स्प्रेड है, ठीक है, 1000 रुपए और 1000 रुपए 20 पैसे, ये इसको स्प्रेड बोलते हैं, 20 पैसे का स्प्रेड है। तो जितना कम स्प्रेड है उतना अच्छा रहता है सेकेंडरी मार्केट के लिए। जितना जो है चार्जेस वगैरह कम हो उतना अच्छा है सेकेंडरी मार्केट के लिए। जितना जो है ट्रांसपेरेंसी हो सेकेंडरी मार्केट में उतना अच्छा है सेकेंडरी मार्केट के लिए। अब सेकेंडरी मार्केट के लिए चीजें अच्छी होगी तभी तो प्राइमरी मार्केट इंप्रूव होगा, राइट। प्राइमरी मार्केट इंप्रूव करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट से तो नए एसेट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट जा रही है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कोई कंपनी आती है, शेयर्स इशू करती है, उसके बदले कैपिटल रेज करती है। कंपनी रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक है। कंपनी जब कैपिटल रेज करती है उस कैपिटल से क्या करती है, कंपनी नए प्रोजेक्ट्स चालू करती है, ठीक है, नई मशीनरी वगैरह खरीदती है, नई प्रोडक्ट लाइन लाती है, ठीक है, नई फैक्ट्री सेटअप करती है। तो इस वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, कंट्री डेवलप होती है। तो प्राइमरी मार्केट अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए नए शेयर्स जो है लिस्ट होते रहने चाहिए। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट में कौन आती है, कंपनी आती है जिसको पैसों की जरूरत है, और उसके शेयर्स कौन सब्सक्राइब करता है, उसके इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स उसके शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स कब सब्सक्राइब कर पाएंगे, जब इन्वेस्टर के पास में कुछ सरप्लस अमाउंट होगा, यानी कि जो उन्होंने कमाया माइनस उनके खर्चे, ठीक है, तो उनके पास में जो बच गया पैसा, उनके पास सरप्लस जो बच गया वो पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, ऐसा। जैसे इनकम माइनस एक्सपेंस, तो वो लोगों की जो होती है सेविंग्स होती है। अब सेविंग्स पड़े पड़े तो बढ़ती ही नहीं है, या सेविंग्स सिर्फ सेविंग्स करने से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रो नहीं होगी। सेविंग्स तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी के पास में पैसा जाएगा, कंपनी उसके बदले जो आपको शेयर इशू कर देगी, और वो जो पैसा उसने रेस करा है उससे वो नई प्रोडक्ट लाइन बिठाएगी। तो ये सब चीजें क्या है कि एक दूसरे को एक दूसरे को बोलेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट करती है, राइट, ऐसा, ठीक है। तो सब इंटरलिंक्ड रहता है ये। एक बार रीड कर लेते हैं आप क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट। Securities are transferable financial instrument or contract that show evidence of indebtedness or ownership interest in an asset of an incorporated entity. Securities क्या है, एक ट्रांसफरेबल एसेट जो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक एसेट है तो मैं उसको कहीं ना किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको सेल कर सकता हूँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है दैट शोज एविडेंस ऑफ इनडेटनेस और ओनरशिप। इनडेटनेस मतलब आपने किसी को पैसा लेंड करा हुआ है, और ओनरशिप इंटरेस्ट, ओनरशिप मतलब कंपनी में हिस्सेदारी, वो आपको इक्विटी शेयर्स के थ्रू मिलती है। और ये इंडेटनेस बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, अपन समझेंगे आगे क्या होता है बॉन्ड्स डिबेंचर्स।
ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, जो एक एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जो रजिस्टर हो चुकी है, उसमें आपको फाइनेंशियल एसेट्स मिलते हैं और वो एसेट्स जो है इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। These include equity shares, preference shares, debentures, bonds and other such instruments। क्या क्या आता है इसमें? equity shares आते हैं, preference shares आते हैं, debentures आते हैं, bonds आते हैं, other such instruments। They are issued by companies, financial institutions और government। कौन कौन इशू कर सकता है ये? कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका आईएमएफ समझ लो, वर्ल्ड बैंक समझ लो, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो इशू करती है। दे आर परचेज बाय इन्वेस्टर्स हु हैव मनी टू इन्वेस्ट। कौन इसको परचेज करता है? जिसके पास में पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए। सिक्योरिटी ओनरशिप अलाउज इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच प्रोवाइड अ रिटर्न। सिक्योरिटीज क्या करता है? एक ओनरशिप अलाउ करता है इन्वेस्टर को, जहां पे उनका जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उनके पास में जो, अगर वो जब फाइनेंशियल एसेट्स में यहाँ पे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, security issuance allows borrowers to raise money at a cost, thus the objective of the issuer and investor are complementary। एक ईश्वर का क्या, ईश्वर के पास में क्या रहता है? वो अपना वो पैसा रेज कर सकता है एट अ कॉस्ट। ऑब्वियसली जब इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है कोई कंपनी तो बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह की कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, अंडर राइटर की कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, और सबसे बड़ी कॉस्ट वो अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, इक्विटी जब इशू कर रहा है मार्केट में, तो ऐसा काफी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशूर एंड द इन्वेस्टर है कॉम्प्लीमेंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। जो कंपनी को जो है पैसा चाहिए और इन्वेस्टर को कहीं अपना, जिसके पास में सेविंग्स है उसको कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रेजिंग फंड्स थ्रू issue of security also allows the investor to transfer their right interest to others without impacting the issuer। ये पॉइंट जो है मेरे से मिस हो गया था, एक बार समझ लो। Raising fund through issue of security allows the investor to transfer their right interest to other without impacting the issuer। इसमें क्या होता है कि सपोज जैसे रिलायंस ने एक बार मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए, एक बार आईपीओ आ गया, आईपीओ से पैसा इकट्ठा कर लिया रिलायंस ने, तो अब रिलायंस को उस चीज से क्या मतलब कि उसके शेयर जो मेरे पास में है कि आपके पास में है कि किसी और के पास में। ठीक है, उसका तो एक बार ही पैसा रेज हो गया ना, उसका काम तो खत्म हो गया। या रिलायंस ने एक बार ही बॉन्ड इशू कर दिया मार्केट में, तो उससे रिलायंस को क्या मतलब कि आपके पास में बॉन्ड की, मेरे पास में है कि शाहरुख खान के पास में है कि अमिताभ बच्चन के पास में है कि किसके पास में। ठीक है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए उनको पैसा मिल जाता है, शेयर्स जो है या बॉन्ड्स जो है मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं और उससे जो है इशूअर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। Raising funds through issue of the security also allows the investor to transfer their right interest to others without impacting the issuer। Thus, the security also provides a mechanism of issuers to raise money for long term while providing an opportunity to investors to exit। ठीक है, सिक्योरिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है मार्केट्स में कि एक बार ही पैसा रेज कर लिया इशूअर ने, तो उसका काम खत्म हो गया, उसके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आ गया, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह अब चलते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल एसेट बेचना तो आप इजीली बेच सकते हो। The efficiency of security is allowing movement of capital in is achieved through efficient security market that allows investors and sellers to buy and sell securities। Security market brings together a large number of buyer and seller and thus creates liquidity। Market is it easy to buy and sell सिक्योरिटीज और एट क्लोज टू मार्केट प्राइस। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट जो है लिक्विड कब हो सकती है? जब बायर एंड सेलर पास पास में हो, स्प्रेड्स कम हो। दीज मार्केट हैव द These market help in transfer of resources from those with idle or surplus resources to others who have productive needs for them। To state formally, security market provides channel for conversion of savings into investment। सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है, इसके पास में एक्स्ट्रा पैसा है वो उसको लैंड कर सकता है जिसके पास में ज्यादा प्रोडक्टिव यूज है उस चीज का। To state formally, security market provides channel for conversion of savings into investment।
Through security market, a broader universe of savers with surplus to invest is available to the issuer of security, and universe of wider option is available to savers to invest their money. Security market में क्या होता है? A broader universe of savers with surplus to invest is available to the issuer. बहुत सारे लोग जिनको इन्वेस्ट करना अपना पैसा, वो इशूअर के पास में अवेलेबल है, कंपनी के पास में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जो सेवर्स है, जो रिटेल पब्लिक है, जो पब्लिक है, उनके पास में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अवेलेबल है, लाइक इक्विटी, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, जहां पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इक्विटी, बॉन्ड, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इन सबके जो है फीचर्स अलग अलग होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इन सबके फीचर्स जो अलग अलग होते हैं, तो वो फीचर्स को अपन समझेंगे आगे। ब्रॉडली स्टेटिंग, फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडर ऑफ फंड। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन होते हैं? इन्वेस्टर जो फंड प्रोवाइड करें, प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, बोरोवर्स एंड सीकर्स ऑफ फंड, ठीक है, यानी कि कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, बोरोवर्स होते हैं। इंटरमीडियरीज प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। इंटरमीडियरीज आते हैं बीच में, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, सेबी, ठीक है, और आपका सीडीएसएल, एनएसडीएल, ब्रोकर्स, ये सब जो है इंटरमीडियरीज रहते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज आती है फिर बीच में, यानी कि सेबी, मेन तो अपना इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी है। अब ये फ्लो चार्ट समझ लो एक मिनट। सिंपल, ये कौन कौन जो है फाइनेंशियल, मतलब जो जिनके पास में सरप्लस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको डेफिशिएट है पैसों का। तो सरप्लस इनकम किस किसके पास में हो सकती है? इधर देखो, हाउस होल्ड, बिजनेस, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स, इनके पास में जो है सरप्लस इनकम हो सकती है। ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो है डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिशिएट इनकम जिनके पास में है उनको पैसा दे देंगे, जिनके पास में सरप्लस है वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो है, जिनके पास में डेफिशिएट है उनको पैसा प्रोवाइड कर देंगे। इसके पास में डेफिशिएट हो सकता है, बिजनेस फर्म्स में डेफिशिएट हो सकता है, हाउस होल्ड्स में डेफिशिएट हो सकता है, फॉरेनर्स के पास में जो है डेफिशिएट हो सकता है। ये जो है सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। या तो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करेंगे? जैसे सपोज आपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, अब वो वाला पैसा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। आपने एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई, तो उसमें भी जो है आपका थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है बाजार में। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप यहाँ तो डायरेक्टली खुद जाके खरीद लो, या किसी इनडायरेक्टली हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है कहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट। अब सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज की एक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे कि सिक्योरिटीज क्या होती है। तो सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर लाइक इन नेचर ऑफ इन और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, ये सब जो है सिक्योरिटी होती है। शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, ये सब के बारे में अपन आगे समझेंगे। और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है? स्वैप्स, ऑप्शंस, इसके अलावा आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये सब भी एक सिक्योरिटी कहलाते हैं। समझेंगे अपन आगे क्या होता है ये। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यूनिट्स बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू इन्वेस्टर इन सच स्कीम यूनिट्स, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट हो गई। म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या है? कि कलेक्टिवली आपका पैसा जो है एक जगह लाया जाता है, एक जगह आपका पैसा इकट्ठा जा रहा है, बहुत सारे रिटेलर्स का, हजारों लोगों का जो है पैसा एक जगह लाके जा रहा है, लाया जा रहा है, और फिर वहां से जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करे जा रहे हैं। तो जो आपका जो पैसे के अगेंस्ट क्या होता है? म्यूचुअल फंड आपको एक सिक्योरिटी इशू करके देता है, एक यूनिट इशू करके देता है। तो वो यूनिट भी क्या होती है? सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स कभी सब्सक्राइब कर रहे होंगे, ठीक है, तो अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो यूनिट्स मिलती है वो भी एक सिक्योरिटी होती है।
ये बाकी भी सब आगे यही दिया हुआ है कि यूनिट्स क्या होती है, ये अपना सिक्योरिटीज क्या होती है, तो इसमें आगे ये सब दिया हुआ है कि जो कलेक्टिव स्कीम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करा जा रहा है और फिर कहीं जगह इन्वेस्ट करा जा रहा है, उसके बाद में जो जो लोगों ने पैसा डाला हुआ है उनको जो है यूनिट्स दी जा रही है, तो वो यूनिट्स भी एक सिक्योरिटी को कहलाती है। तो आगे वही सब दिया है, बस एक चीज जो अपन को इसमें डिस्कस करने वाली है वो है अपने पास मॉर्टगेज डेट। मॉर्टगेज डेट जो होता है, एमबीएस, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, बस आपको ये चीज समझने वाली है एक बार, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी क्या होता है। आगे भी आएगा ये मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। आई थिंक सो जो जो ये कोर्स लेंगे उसमें से शायद से 1 या 2% लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बिग शॉट। ये मूवी जो है एमबीएस के ऊपर है, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी के ऊपर है। तो कभी आप बोर हो रहे हो तो ये वाली मूवी जरूर देखना, फ्री में अवेलेबल है, मतलब टेलीग्राम वगैरह पे आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी समझ लेना, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे ये बैंक है, सपोज एचडीएफसी बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक के मेजर एसेट्स क्या होते हैं, बैंक के जो मेजर एसेट्स होते हैं जो उसने लोन बांटे हुए हैं, ठीक है, जो उसने लोन बांटे हुए हैं उस वहीं से तो वो बैंक जो है पैसा कमा रही है, लोन से जो इंटरेस्ट आ रहा है, ईएमआई जो आ रही है, उससे जो बैंक पैसा कमाती है, तो वो जो जिस जिस चीज से बैंक पैसा कमा रही है वो उसके एसेट्स हो गए। बैंक की बैलेंस शीट है समझो, बैंक की बैलेंस शीट में क्या होता है, राइट साइड में आपके पास में एसेट्स आता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब एसेट साइड में बैंक का सबसे मेजर चीज क्या रहती है, जो उसने लोन बांटे में, ठीक है। अब ये लोन जो है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी जो रहता है वो मेनली हाउसिंग लोन्स के ऊपर रहता है। तो सपोज बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने सपोज 10,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे हुए, हाउसिंग लोन्स। अब बैंक क्या करती है कि जो 10,000 करोड़ रुपए के जो लोन्स बांटे हुए हैं, ठीक है, ये बैंक के एसेट है, ये बैंक क्या करती है, इसको ऑफ बैलेंस शीट लेके जाती है, बैलेंस शीट के बाहर ले गई और बैलेंस शीट के बाहर क्या करा, लोन्स को सेग्रीगेट करा उसकी क्वालिटी वाइज में, कि सपोज 1 करोड़ रुपए का लोन कितने, 1 करोड़ रुपए के लोन कितने के, कितने दिए हुए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन, जिसमें जो है असेट बैग्ड है, उसके पीछे जो घर गिरवी रखा हुआ है जो, वो 1.5 करोड़ रुपए का रखा हुआ है, यानी कि बहुत सिक्योर्ड लोन है। ऐसे बहुत कितने लोन है जिसमें 50 लाख का जो लोन दिया हुआ है वो, और उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी है जो हाउस है वो सपोज 60 लाख का है। ऐसे कितने लोन है जो 20 लाख का जो लोन दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में जो घर है वो 21 लाख रुपए का है। ठीक है, ऐसे जो है डिवाइड कर देती है बैंक उसके असेट्स को जो उसने लोन दिए हुए हैं। एक मिनट, अब ये जो लोन दिए हुए हैं ना इसको एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट में बांट दिया जाता है, ठीक है, अलग ही तरीके से बांट दिया जाता है, सेग्रीगेट कर दिया जाता है, और ये लोन्स के अगेंस्ट ही क्या करा जाता है, ये नए बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलता है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी। अब ये जो नए बॉन्ड्स इशू हुए ना मार्केट में, उससे क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक के पास में और पैसा आ गया, जैसे सपोज ये वाले लोन्स थे, ये वाले लोन्स को सेग्रीगेट करा, अलग एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इसको पैक करा, ठीक है, ये एसेट्स अलग हो गए कंपनी के। अब ये एसेट्स कैसे हो गए कि कंपनी के जो है इसके अगेंस्ट में ईएमआईज वगैरह आ रही है, ठीक है, कंपनी को जो इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिल रहा है ये वाले लोन्स के अगेंस्ट में, ठीक है। अब ये लोन्स को गिरवी रख के ऐसा सिक्योरिटी, लोन्स को ऐसा सिक्योरिटी रख के, क्योंकि इसमें से जो है कंपनी को पैसा आ रहा है, इसके अगेंस्ट ही नए बॉन्ड इशू कर देती है कंपनी, और यहाँ से फिर से पैसा इकट्ठा कर लेती है और फिर पैसा इकट्ठा करके और लोन भरती है। तो ये जो नए बॉन्ड इशू है ना, ये वाले जो ये वाले नए बॉन्ड इशू है, इसको बोलते हैं अपन मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी। तो मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी भी एक सिक्योरिटी है, इसके बारे में मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी आपको आगे भी आएगा, तो अपन आगे और अच्छे से समझ लेंगे। बाकी अभी आपके एग्जाम के लिए ये काफी था कि बैंक के क्या रहते हैं मेन एसेट्स, उसने लोन जो बांटे हुए, ठीक है, अब जो लोन बांटे हुए उसमें से उनको क्या आ रहा है,
इंटरेस्ट आ रहा है, ईएमआई आ रहा है, वो उसके एसेट्स हैं, उसको अलग ही ऑफ बैलेंस शीट लेके गए, उसमें से जो है अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक क्रिएट करा, उसके बैकिंग में एक नए बॉन्ड इशू कर दिए और वो नए बॉन्ड से कंपनी ने और पैसा उठाया। जो नए बॉन्ड्स इशू हैं उसको बोलते हैं मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, वो इन्वेस्टर परचेज करते हैं। तो क्या होता है कि जो लोन का जो इसके बैग में जो नए बॉन्ड इशू है इसके बैग में क्या थे, जो लोन्स वगैरह दिए हुए हैं एचडीएफसी बैंक ने, और लोन्स वगैरह जो दिए हुए उसमें क्या आ रहा है, इंटरेस्ट और ईएमआई आ रहा है, वो इंटरेस्ट और लोन जो है, इंटरेस्ट और ईएमआई जो है वो नए बॉन्ड होल्डर के पास में चले जाता है। ठीक है, यहाँ से जो इंटरेस्ट वगैरह आ रहा होगा वो चले जाएगा नए बॉन्ड होल्डर के पास में जिन्होंने एमबीएस परचेज करा। ठीक है, तो ऐसा जो है इकोनॉमी में पैसा क्रिएट होता है, लोन्स के अगेंस्ट ही नए बॉन्ड इशू कर दिए जाते हैं और फिर वापस से बैंक के पास में पैसा आ जाता है और फिर वापस से वो बैंक और लोन बांटता है। तो मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी भी एक टाइप की सिक्योरिटी है। अपन सिक्योरिटीज डिस्कस कर रहे थे कि सिक्योरिटीज क्या होती है। फिर आगे है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके बाद है आपका गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड्स में सिक्योरिटी होती है। गोल्ड बॉन्ड्स में क्या रहता है, कभी आपने गोल्ड बॉन्ड्स लिए हो तो गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट आती है, पब्लिक को बोलती है कि आप लोग गोल्ड खरीद रहे थे, इससे अच्छा आप हमको पैसा दे दो, हम लोग आपको उतना ही रिटर्न देंगे जितना गोल्ड रिटर्न देगा, प्लस हम आपको एक्स्ट्रा 2-3% देंगे। ये गोल्ड बॉन्ड्स करते हैं। ठीक है, क्या करती है, गोल्ड बॉन्ड्स कब जब कंपनी इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है तो पब्लिक के पास में जाती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, बोलती है कि जितना आपको गोल्ड रिटर्न देगा, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले थे, जितना आपको गोल्ड रिटर्न देगा हम भी उतना ही रिटर्न दे देंगे आपको, प्लस 2-3% एक्स्ट्रा दे देंगे, और 24 कैरेट गोल्ड के अगेंस्ट ही जो रिटर्न होगा वही हम आपको रिटर्न देंगे। ऐसे रहते हैं गोल्ड बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स वगैरह, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह भी एक सिक्योरिटी होती है। ठीक है, द इन्वेस्टर ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हैव अ वाइड चॉइस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क एपेटाइट, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। एक इंडियन इन्वेस्टर के पास में बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है जहां पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और हर सिक्योरिटी का जो है अलग अलग फीचर्स होते हैं, हर सिक्योरिटी का अलग अलग रिस्क एपेटाइट रहता है। ब्रॉडली द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज इक्विटी डेट एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो ब्रॉडली तीन चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं, इक्विटी यानी कि शेयर्स, डेट यानी कि कंपनी ने जो लोन वगैरह लेती है रिटेलर से, डेट बॉन्ड्स डिवेंचर्स जो होता है वो उसमें आता है, डेट में आता है, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यानी कि फ्यूचर्स ऑप्शंस। ठीक है, इसमें जो है मेनली सिक्योरिटीज तीन चीजों में डिवाइड होती है। वी शैल लर्न मोर अबाउट दिस सिक्योरिटीज इन द डिटेल्स इन नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब अपन मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, तो अपन ये वाला समझेंगे, प्रोडक्ट डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की, ये सब की टर्मिनोलॉजी अपन समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।